Hello everyone, I am Suman Bhan. Here we will be discussing about normalizing heat treatment process. First, we recapitulate heat treatment process. Heat treatment process क्या होता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं. तो heat treatment process is very important tool by which we can alter the properties of steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties is subjected to different heat treatment. Heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in a steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग हीटिंग होता है. जब हीट करते हैं तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है. फिर इफेक्ट ऑफ कूलिंग रेट ऑन स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग कूलिंग. हीटिंग के बाद फिर कूलिंग करते हैं. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का बेसिक क्या होता है इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं. तो ये एक स्टील का पार्ट है, टुकड़ा. रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका माइक्रो स्ट्रक्चर स्टील का रूम टेम्परेचर पर होगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होगा. रूम टेम्परेचर पर स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होता है. जब इसको हम हीट करते हैं अप टू 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो परलाइट जो है, जैसे स्टील का टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, परलाइट ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचा तो ये फेराइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में पहुंच जाएगा. मतलब क्या हुआ कि 727 के ऊपर एक टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं. ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर सारा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. यानी ये स्टील है. स्टील का टेम्परेचर यदि हम इसमें हीट देना स्टार्ट कर दिए, इसका टेम्परेचर 800 डिग्री पहुंचा दिए. रूम टेम्परेचर पर इसका स्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट कार्बाइड कंसिस्ट कर रहा था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, ये सारा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट कर दिया. अब इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस स्टील को हाफ एन आवर होल्ड करते हैं. अब होल्डिंग का पर्पस ये है ताकि ये स्टील है, स्टील कुछ ऐसा होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा, 20 mm थिकनेस है. हाफ एन आवर होल्ड करने से क्या होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिए, होल्ड कर दिया टेम्परेचर पर, स्टील को होल्ड कर दिया. इसका सारा माइक्रो स्ट्रक्चर पूरा थिकनेस में, पूरा विड्थ में, पूरा लेंथ में होमोजेनियस हो जाएगा. होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब रूम टेम्परेचर पर इसका सारा माइक्रो स्ट्रक्चर क्या था, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड. 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचा, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड सारा ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो गया. और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाफ एन आवर होल्ड कर दिए, सारा माइक्रो स्ट्रक्चर क्या हो गया, होमोजेनियस ऑस्टेनाइट, मतलब बराबर यूनिफॉर्मिटी हो गया, ऑस्टेनाइट में सारा कन्वर्ट हो गया. अब इसको क्या करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं. कूलिंग का तरीका क्या क्या होगा, एक सोलो कूलिंग होगा, एक हो गया फास्ट कूलिंग हो गया. तो कूलिंग किसमें करें, इसका मीडियम क्या हो गया कूलिंग का, मीडियम ऑफ कूलिंग हवा में कर सकते हैं, वाटर में कर सकते हैं, ऑयल में डाल सकते हैं, फर्नेस में कर सकते हैं. कूलिंग का मीडियम हो गया.
अब सोलो कूलिंग कहाँ पर होगा? यदि हीट किया वाटर में डाल दिए, नहीं, सोलो फास्ट कूलिंग कहाँ पर होगा? यदि वाटर में डाल दिए हीट करने के बाद ये फास्ट कूलिंग हो जाएगा। सोलो कूलिंग कहाँ होगा? यदि हवा में करेंगे तो सोलो कूलिंग होगा, फर्नेस में करेंगे तो सोलो कूलिंग होगा। तो जब सोलो कूलिंग करेंगे तो जो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, फेराइट प्राप्त होगा प्लस परलाइट प्राप्त होगा, क्योंकि फेराइट का नेचर होता है सॉफ्ट होता है, परलाइट का मीडियम होता है। यदि फास्ट कूलिंग करेंगे तो जो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो मार्टिनसाइट प्राप्त होगा प्लस बेनाइट प्राप्त होगा। तो मार्टिनसाइट का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। तो इस तरह हीटिंग क्या है और हीट ट्रीटमेंट क्या है? Sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. मतलब क्या हो गया कि हीटिंग किए और कूलिंग किए तो क्या हो रहा है, फेज मेरा ट्रांसफर हो रहा है। मतलब रूम टेम्परेचर पर मेरा फेज जो है स्टील का फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है। और जब इसको हिट किए अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका सारा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया। और जब इसको फास्ट कूलिंग की तो इसका सारा माइक्रोस्ट्रक्चर मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गया। और मार्टेनसाइट का नेचर क्या होता है? हार्ड होता है। यानी किसी भी स्टील जो रूम टेम्परेचर पर कोई स्टील रखा हुआ है जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस कार्बाइड प्लस परलाइट है, उसको हमको हार्ड करना है। तो क्या करेंगे? हीट करेंगे और फास्ट कूलिंग कर देंगे। तो एक ही स्टील में अलग अलग प्रॉपर्टीज को हासिल हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। मतलब कोई हार्ड स्टील है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टील को हार्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है एक तरह से सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। मतलब इसको हीट करेंगे अप टू ऑस्टेनाइट फेज तक होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर इसको सोलो कूल करेंगे, हवा में, एयर में सोलो कूल करेंगे ताकि इसमें परलाइट प्लस फेराइट प्राप्त हो जाए। तो आज यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोग एनेलिंग प्रोसेस को देखे थे, वो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस था। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को अभी हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो ये जो फिगर जो दिखा रहा है रूम टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट दिखा रहा है, हीटिंग करते हैं ऑस्टेनाइट टेम्परेचर पर। तो ऑस्टेनाइट टेम्परेचर से ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया सारा, फिर सोकिंग पीरियड तक उसको होल्ड करते हैं ताकि होमोजेनियस ऑस्टेनाइट प्राप्त हो जाए। उसके बाद कूलिंग करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं ताकि फेराइट प्लस हेमाटाइट प्लस लेमिनर परलाइट प्राप्त होता है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन व्हिच स्टील इज हीटिंग टू ऑस्टेनाइट फेज एंड कूलिंग इट इन एयर। तो स्टील को ऑस्टेनाइट फेज तक हीट करते हैं, उसके बाद एयर में ठंडा करते हैं, मतलब सोलो कूलिंग करते हैं। पर्पस क्या हो गया? टू एलिमिनेट कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ऑब्टेन इन प्रीवियस वर्किंग ऑपरेशन सच एज रोलिंग एंड फॉर्जिंग। तो जब हम रोलिंग करते हैं, फॉर्जिंग करते हैं, किसी कोई भी मेटल पीस को, स्टील को हम रोल कर रहे हैं, रोलिंग एक प्रोसेस हो गया, फॉर्जिंग भी एक प्रोसेस है। फॉर्जिंग मतलब फॉर्जिंग करते हैं, तो रोलिंग और फॉर्जिंग करते हैं तो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाता है, उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस को, उस माइक्रोस्ट्रक्चर को जो कि रोलिंग और फॉर्जिंग प्रोसेस के दौरान डेवलप हुआ, उसको हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को द्वारा रिमूव कर देते हैं, फिर फाइन ग्रेन हम लोग डेवलप कर देते हैं। मतलब जो भी माइक्रोस्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुआ रोलिंग और फॉर्जिंग प्रोसेस के दौरान, उसको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को द्वारा हम लोग रिमूव कर देते हैं। टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव कास्ट डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस सेग्रेशन बाय होमोजेनाइजिंग द माइक्रोस्ट्रक्चर। मतलब जो कास्ट डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर होता है एंड रिड्यूस सेग्रेशन बाय होमोजेनाइजिंग द माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। टू ऑब्टेन डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और हमको जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसको, जैसे सॉफ्टनिंग करना है कि किस लेवल तक सॉफ्टनिंग करना है, किस लेवल तक हार्डनेस को रिमूव करना है, इसको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग अचीव करते हैं। टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील का मशीनेबिलिटी को नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा इम्प्रूव करते हैं। In normalizing steel is informally heated to a temperature
which causes complete transformation to austenite. The steel is held at this temperature for sufficient time for the formation of homogeneous structure throughout its mass. टेम्परेचर को हम लोग होमोजेनाइज 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाए, उसके बाद होल्ड कर दिए ताकि थ्रू आउट स्टील में होमोजेनियस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. इट इज देन अलाउड टू कूल इन एयर इन यूनिफॉर्म मैनर. उसके बाद जब होमोजेनियस ऑक्साइड फेज प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको हवा में कूल करते हैं कुछ पार्टिकुलर रेट से. तो यहाँ पर क्या है कि हीटिंग और कूलिंग कुछ पार्टिकुलर रेट से हम लोग करते हैं. जैसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर 1 घंटा में हीट करेंगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड और कूल भी करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह करके कुछ रेट रहता है, और रेट जो डिपेंड करता है वो मेरा मटेरियल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, मेरे को हार्डनेस कितना चाहिए, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, अब मटेरियल के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो एयर कूलिंग रिजल्ट्स इन फैक्टर कूलिंग रेट देन द फर्नेस कूलिंग. Air cooling results in faster cooling rate than the furnace cooling. तो एयर कूलिंग जो होता है फास्टर होता है देन फर्नेस कूलिंग. यदि मेरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो फर्नेस में कूलिंग करेंगे, यदि थोड़ा सा कम सॉफ्ट चाहिए तो हवा में कूलिंग करेंगे, कि हवा का कूलिंग रेट जो होता है फास्टर होता है देन फर्नेस कूलिंग. तो कूलिंग रेट जितना ज़्यादा होगा माइक्रो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हार्ड डेवलप होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे जब फास्ट कूलिंग होता है तो मार्टेनसाइट डेवलप होता है. So thus the cooling time in normalizing is drastically reduced as compared to annealing. तो एनेलिंग प्रोसेस के कंपेयर में कूलिंग टाइम है नॉर्मलाइजिंग में ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है. मतलब इसमें कुछ फास्ट कूलिंग करते हैं इन कंपेरिजन टू एनेलिंग प्रोसेस. Normalizing temperature and soaking time depending upon the carbon content of the steel following normalizing temperature is recommended. तो हाइपोएक्टिवाइड स्टील मतलब क्या होता है, कार्बन कॉन्टेक्ट स्टील में यदि लेस देन 0.8% हो तो उस स्टील को हाइपोएक्टिवाइड स्टील कहते हैं. तो हाइपोएक्टिवाइड स्टील मतलब ऐसा स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.8% है, 0. अप टू 0.8% है, उस स्टील को AC3 प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं. मतलब AC3 मतलब हो गया अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 1148 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड. यदि किसी स्टील को हीट ट्रीटमेंट करना है जिसमें कार्बन का परसेंट 0.8% से कम हो, तो इस स्टील को 1148 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे और हाफ एन आवर होल्ड करेंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे. हाइपर स्टील मतलब क्या हो गया, कार्बन कंटेंट मोर देन 0.8%. ऐसा स्टील इसमें कार्बन का परसेंट 0.8% से ज्यादा हो, उस स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे. मतलब हीटिंग का टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड कर रहा है. यदि कार्बन का परसेंटेज कम है तो उस स्टील को ज्यादा हीट करना पड़ रहा है. यदि कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, यदि कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है मतलब ऑलरेडी वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा. मतलब कार्बन का परसेंटेज यदि कम है तो उस स्टील का ऑटोमेटिक उसका हार्डनेस कम होगा. तो कार्बन का परसेंटेज यदि ज्यादा है तो उसका हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा, मेरा कम होगा, यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में ही इसको हीट कर रहा है. AC1 मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, AC3 मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर क्रिटिकल कितना होता है 1148 डिग्री सेंटीग्रेड, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर generally varies from 810 degree centigrade to 930 degree centigrade. After reaching the normalizing temperature generally varies from 810 degree centigrade to 930 degree centigrade. तो जो मेरा हीटिंग करने का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मलाइजिंग का जनरली एवरेज सब मटेरियल के लिए 810 डिग्री 810 डिग्री सेंटीग्रेड टू 930 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मेरा ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर कितना होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस. ठीक है, तो जैसे ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा सारा फेज जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर कितना रख रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 930 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, आफ्टर रीचिंग द नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर इट इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 1 आवर पर 25 mm थिकनेस. मतलब क्या है, यदि थिकनेस 25 mm का है
यदि ये मटेरियल है मेरा, ठीक है, इसका थिकनेस जो है 25 mm का है और इसका नॉर्मलाइजिंग करना है, तो इसे 1 घंटा तक सोकिंग करेंगे। ये जो फर्नेस है जिसमें हीट कर रहे हैं, 1 घंटा तक इसको हम लोग सोकिंग करेंगे। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिए, मान लीजिए कि 930 पहुंचाए, उसके बाद 1 घंटा तक इसको सोकिंग करेंगे। हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर सोकिंग टाइम में बी गिवन फॉर एलॉय स्टील एंड हैवियर क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका जैसे जैसे इसका थिकनेस बढ़ेगा, इसका सोकिंग पीरियड को हम बढ़ाते जाएंगे। ताकि सोकिंग पीरियड क्यों रखा है, क्योंकि इसका सारा माइक्रोस्ट्रक्चर जो थिकनेस है, लेंथ और ब्रीथ है, सारा में होमोजेनियस यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ऑस्टेनाइट का सारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए, सारा फेज जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। प्रॉपर्टीज आफ्टर नॉर्मलाइजिंग सिमिलर टू एंडलिंग, normalizing also results in the formation of ferrite, cementite and laminar perlite। तब जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो कौन कौन सा फेज प्राप्त होता है, फेराइट प्राप्त होता है, सेमेंटाइट प्राप्त होता है, लैमिनार परलाइट प्राप्त होता है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या था, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड था। आफ्टर नॉर्मलाइजिंग क्या हुआ, फेराइट हो गया, सेमेंटाइट हो गया एंड वो जो परलाइट था वो लैमिनार परलाइट में को प्राप्त हो गया। बट इन नॉर्मलाइजिंग ड्यू टू हाइयर कूलिंग रेट, नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, कूलिंग रेट हाइयर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन कंपेरिजन टू एनेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट, एनेलिंग प्रोसेस में क्या था कि थोड़ा स्लो था। एनेलिंग प्रोसेस सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, एनेलिंग के कंपेयर में थोड़ा कम सॉफ्टनिंग है। तो यहाँ पर एनेलिंग से कंपेयर कर रहा है, दोनों सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग में थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट कर यदि प्राप्त करना है तो उस प्रोसेस को, और उससे थोड़ा एनालिंग्स के कंपेयर में यदि थोड़ा ज्यादा हमको हार्ड प्राप्त करना है तो उसको नॉर्मलाइजिंग करते हैं। Therefore, the transformation product per light is finer than annealing। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में परलाइट जो प्राप्त होता है इज फाइनर देन द एनेलिंग, एनेलिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर परलाइट कुछ ज्यादा फाइन प्राप्त होता है। कोर्जिनेस और फाइनेस ऑफ परलाइट इज एक्सप्रेस एट द इंटरलेमिनर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग सेमेंटाइट प्लेट्स। ठीक है, ये परलाइट का अपना प्रॉपर्टीज है। ए नॉर्मलाइज्ड स्टील will have higher hardness and strength than annealed steel due to the following reason। तो नॉर्मलाइज स्टील जो है उसका हार्डनेस हार्ड होता है और स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एनलिंग, जिस एनलिंग प्रोसेस के द्वारा जो स्टील प्राप्त होता है उसके प्रोसेस के द्वारा स्टील जो प्राप्त होता है उसका हार्डनेस और स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा होता है। The amount of perlite in the normalized steel is more than that in the annealed steel, having the same carbon content due to the shifting of the electrolyte composition to a lower value। तो क्या है, the amount of perlite in the normalized steel is more than the perlite, इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है नॉर्मलाइज स्टील में। मतलब नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो स्टील प्राप्त होता है उसमें अमाउंट ऑफ परलाइट इज मोर देन एनलिंग स्टील, इसमें परलाइट ज्यादा प्राप्त होता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो स्टील जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें परलाइट का मात्रा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एनलिंग प्रोसेस के द्वारा जो स्टील प्राप्त करते हैं उसमें परलाइट का अमाउंट जो है कम होता है। हैविंग द सेम कार्बन कंटेंट, मतलब सेम कार्बन कंटेंट के मतलब ऐसा करते हैं, ये स्टील है, इस एनलिंग कर दिए तो इसमें परलाइट जो है कार्बन परसेंट 0.8% है, तो इसमें परलाइट जो प्राप्त होगा 40% प्राप्त होगा एंडलिंग प्रोसेस को द्वारा। और ये स्टील है, इसमें कार्बन का परसेंट 0.8% है। इसको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं और इसमें जो परलाइट जो प्राप्त होगा 50% प्राप्त होगा, यानी इसमें परलाइट का मात्रा इसमें ज्यादा हो गया। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को द्वारा हीटिंग ट्रीटमेंट जो किए उसमें उस स्टील में परलाइट का मात्रा ज्यादा हो गया। इसमें एनलिंग प्रोसेस और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं। Due to the shifting of electrolyte composition to a lower value, the dispersion of perlite and ferrite phases is finer। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो स्टील जो प्राप्त होता है उसमें परलाइट और फेराइट फाइनर होता है, मतलब फाइन होता है, उसका क्वालिटी फाइन होगा। द परलाइट ऑफ नॉर्मलाइजिंग lower interlaminar spacing than that of annealed steel।
इसमें परलाइट जो प्राप्त होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में, वो फाइन होता है, और उसका जो इंटरलेमिनर स्पेसिंग जो होता है कम होता है देन एनेलिंग प्रोसेस के दौरान स्टील जो प्राप्त होता है उसके कंपेरिजन में। तो वेरिएशन ऑफ नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर एंड द रिजल्टिंग हार्डनेस विद द कार्बन कंटेंट इन द स्टील। तो इसमें हम लोग कार्बन कंटेंट को देख रहे हैं, एक चार्ट बना हुआ है, किस कार्बन में कितना टेम्परेचर रखेंगे और कितना हार्डनेस प्राप्त होगा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा, ये चार्ट में दिखाया गया है। तो पहला सीरियल नंबर में यदि कार्बन कंटेंट स्टील में, ये स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट 0.18 से 0.22% है। ठीक है, इसमें कार्बन का परसेंट 0.18 टू 0.22% है। तो उसका कितना टेम्परेचर तक नॉर्मलाइजिंग करेंगे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू हार्डनेस आएगा 120 से 160 बर्नर हार्डनेस नंबर BHN। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अधिक कार्बन का परसेंटेज स्टील में 0.18 से 0.22% है, तो इसका हार्डनेस कितना आएगा 120 से 160 बर्नल हार्डनेस नंबर, और इसका जो नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर कितना होगा 900 से 925 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक कार्बन कंटेंट 0.23% से 0.28 है, तो इसका नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे 892 से 910 तक, और इसका हार्डनेस 140 से 190 आएगा। यदि इसका कार्बन कंटेंट स्टील में 0.29 से 0.38% है, तो इसका नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर कितना होगा, किस टेम्परेचर तक स्टील को हीट करना पड़ेगा 880 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका हार्डनेस कितना आएगा 150 टू 220 बर्नल हार्डनेस नंबर BHN। यदि कार्बन कंटेंट 0.39 से 0.55 तक है, तो इसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर तक हीट करेंगे 840 टू 870 तक, और इसका हार्डनेस जो आएगा 180 टू 230 बर्नल हार्डनेस नंबर तक आएगा। यदि कार्बन कंटेंट 0.56 टू 0.80 है, और इसका किस टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे 810 टू 840 तक, और इसका हार्डनेस कितना आएगा 210 से 270। यदि इसका कार्बन कंटेंट 0.81 से 0.99 है, और तो इसका टेम्परेचर कितना रखेंगे 810 से 840 तक, और इसका हार्डनेस कितना आएगा 260 से 300 बर्नल हार्डनेस नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस चार्ट से मेरे को जो ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है, यदि कार्बन कंटेंट मेरा कम है तो इसका टेम्परेचर हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और इसका हार्डनेस भी कम आएगा। कार्बन यदि ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक हार्डनेस मेरा ज़्यादा होगा, यानी कार्बन का परसेंटेज इज प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, यानी कार्बन का परसेंटेज यदि ज़्यादा रख रहे हैं तो उसका हीटिंग टेम्परेचर भी कम रख रहे हैं, और उसका हार्डनेस मेरा ज़्यादा रहा है। यानी कभी हमको सॉफ्टनिंग चाहिए तो कार्बन का परसेंटेज कम रखना पड़ेगा और हीटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग देखें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को ब्रीफ किए। उसके बाद एंडलिंग प्रोसेस क्या होता है उसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अभी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को डिटेल से हम लोग ब्रीफ कर लिए। थैंक यू।